प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। जिला प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर दिया गया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में विशाल ध्वज यात्रा। सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत, 2 हाई सेंटर रेफर। पानी की टंकी पर काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत। केवीआर हॉस्पिटल में नवनियुक्त डॉक्टर देंगे सेवाएं। अल्मोड़ा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में एक बार फिर पुलिसकर्मी और कैदी में हुई झड़प। हाई टेंशन लाइन के कारण गन्ने के खेत में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में जिला प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर समिति के लोगों ने गांधी पार्क में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा, सरकार की जिद के चलते समिति के लोग धरना प्रदर्शन को मजबूर हैं। धरना देने वालों में समिति के तमाम लोग मौजूद रहे। संवाददाता हिमांशु मेहरा की रिपोर्ट। नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन संस्था द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध किए गए चैलेंज के बाद देश भर में बीजेपी और हिंदूवादी लोग जमकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर में हिंदू समाज के लोगों द्वारा विशाल ध्वज यात्रा निकालकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया गया। युवा हिंदू नेता गगन काम्बोज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब मन चाहे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज के लोग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज सारे बागेश्वर धाम के लिए आज हमारे हर घर से हिंदू युवा महिला सब आए हैं उनके समर्थन में। और यहीं तक नहीं, आज ये कोई भी हिंदू यहाँ नहीं रुकेगा। युवा आज पूरे जोश में, पूरे बाछुर में उत्साह के साथ भगवा लहराएगा। श्री राम के कार्य में जो लोग बाधा कर रहे हैं, संतों पे टिप्पणियाँ करते हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ करते हैं, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब संत मिलके आज निकल पड़े श्री राम का झंडा उठा के और श्री राम की अलग जगाएंगे। और ये यात्रा यही नहीं रुकेगी, बागेश्वर धाम तक जाएगी। तो संतों का अपमान कर रहे हैं, उनके विरोध में ये ध्वज यात्रा का एक कार्यक्रम तय हुआ है। इससे पूर्व में काशीपुर में, देवभूमि के काशीपुर में भी ये कार्यक्रम तय रहा और संपन्न हुआ बड़ी अच्छी संख्या में। उसी प्रारूप में आज बहुत अच्छी ऊर्जा में हिंदू यहाँ पर पधारा है। श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जो वहाँ पर हमारे पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पर कहीं ना कहीं लोगों ने शिकंजा कसने का प्रयास किया, जो धर्म का विरोध करते हैं। उनको चेतावनी देने के लिए, उनको कहीं ना कहीं हिंदू शक्ति का एहसास कराने के लिए आज ध्वज यात्रा का आह्वान किया है। और हजारों की संख्या में हाथ में ध्वज थाम कर रामलीला मैदान तक अनाज मंडी मंदिर से हमारे साथ युवा साथी भैया बंधु माता बहनें जाने वाले हैं। और ये निश्चित रूप से संदेश को यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में संदेश देने वाले हैं। यदि किसी प्रकार से किसी संत का अपमान होगा, किसी भी प्रकार से किसी संत का अपमान होगा, तो हिंदू घर में नहीं बैठेगा। संतों के सानिध्य में ही हिंदुओं का सारा कुछ चलने वाला है। सनातन संस्कृति के धरोहर में अगर संतों का अपमान होगा तो हिंदू घर से निकल कर आएगा और आपका प्रतिकार करेगा। ये संदेश देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। जिसका मन करता सनातन धर्म पर, हमारे साधु संतों पर उंगलियां उठा देता, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में अब इस देश का हिंदू घर घर से निकलकर समझा देगा। किसी गलतफहमी में अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा हो तो वो ना जिए। मैं श्री हनुमानगढ़ी के महाराज राजू दास जी के जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। जो उन्होंने बोला है, एक धूर्त व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने रामचरितमानस के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं और जो प्रतिलिपियां जलाई गई हैं, ऐसे लोगों को इस हिंदू समाज में, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। अगर और किसी धर्म का ग्रंथ होता तो अब तक हो सकता था ये स्वामी प्रसाद मौर्य 72 टुकड़ों में मिलता। खटीमा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक नाबालिग युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि खटीमा सितारगंज रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बाइक से आ रहे 3 युवकों की सामने बैक हो रही कार से टक्कर हो गई। मौजूदा लोगों के अनुसार बाइक की स्पीड काफी तेज थी और किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 3 लोग थे। उनमें से 2 लोगों को चोट ज्यादा गंभीर थी तो उन्हें रेफर कर दिया गया था और एक जो था वो मृत था, तो उसका आज पोस्टमार्टम कर हमने शव परिजनों को सौंप दिया। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए।
खटीमा में एक निर्माणाधीन टंकी शटरिंग बांधते समय 3 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मंगलवार को ग्राम उमरू खुर्द RTI कॉलेज के पास में बन रही उत्तराखंड पेयजल निगम की टंकी पर चढ़कर काम कर रहे मजदूर वीरेश उर्फ नन्हे की डोंकी की शटरिंग बांधते समय पैर फिसलने से गिरते ही मौके पर ही मौत हो गई। टंकी पर काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सेफ्टी बेल्ट या फिर सेफ्टी शूज नहीं दिए जाते हैं। मृतक युवक के साथ निर्माणाधीन टंकी पर काम करने वाले मजदूरों ने सेफ्टी उपकरण व मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। काम कर रहा था, यहाँ से गिरा था वो, उसका नाम था ब्रजेश नन्हे, जिला उसका बदायूं है, दादागंज के पास उसका गांव है। गांव का पता नहीं हमारा क्या नाम था उसका गांव का। जब से टंकी शुरू हुई थी यहाँ पे, जब से स्टार्टिंग हुई ना तब से काम कर रहा था। सेफ्टी बेल्ट थी सर, वो टूटी हुई थी, वो पहनी नहीं थी लड़कों ने। उस टाइम उसके पास बेल्ट नहीं थी। सेफ्टी बेल्ट मिलनी चाहिए और उसके घर वालों को थोड़ा बहुत सहायता मिलनी चाहिए, उसके मम्मी पापा के लिए। 3 बजे करीब नन्हे नाम का एक आया था, तो वो काम करता तारे की छत से गिर गया था। तो आया है तो ब्रॉड डैडी है अंदर से, यानी तो हमने उसको शव रख दिया है, वो पोस्टमार्टम उसका होगा और मोस्ट प्रोबेबली हेड इंजरी ही है। अल्मोड़ा के SSP प्रदीप कुमार राय के निर्देशानुसार नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की सूचना अल्मोड़ा पुलिस को दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इटावा उत्तर प्रदेश से नाबालिग को बरामद किया है। वहीं नाबालिग द्वारा आरोपी युवक पर जबरन उसके साथ गलत काम करने की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता हिम्मत सिंह भारत की रिपोर्ट। काशीपुर के KVR अस्पताल द्वारा जनता के लिए हर दिन कोई न कोई नई सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के चलते KVR हॉस्पिटल में नवनियुक्त डॉक्टर शुभम अग्रवाल द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर शुभम अग्रवाल एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि 2.5 साल से चिकित्सक के रूप में जनता की सेवाएं करते हैं। पहले तो सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। मैं लगभग यहाँ पर 2.5 साल से काम कर रहा हूँ काशीपुर में, इनका निवासी। मैं ये कहना चाहूँगा कि KVR हॉस्पिटल में हम लोग OPD शुरू कर रहे हैं। इसमें जनरल कार्डियोलॉजी परामर्श, उसके साथ जांचों के रूप में देखा जाए तो ECG, इको, TMT व अन्य तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। तो अगर जैसे पहले बताया गया है, जैसे पुराना हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर सब सभी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो कार्डियोलॉजी की सुविधाएं भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके का कार्डियोलॉजी का हृदय संबंधित रोग का जो इलाज है वो शुरू हो जाएगा। हल्द्वानी की जेल एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। आपको बता दें कि पूरी सब्जी मांगने पर सुरक्षा कर्मी ने बंदी की पिटाई कर दी, जिसके बाद जेल के सुरक्षा कर्मी और बंदी में जमकर हाथापाई हो गई। आनन फानन में जेल के अन्य सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंचकर बीच बचाव में जुट गए। वहीं जेल प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सुबह पुलिस वाले जो बंदियों को अदालत पेश करने के लिए ले जाने के लिए आते हैं, उस समय दोनों गेट के बीच में बंदी खड़े थे। उनकी तलाशी जो पुलिस गार्ड आती है उनके द्वारा ली जाती है। तो वो खुली पूड़ी थी, क्योंकि यहाँ से पैक पूड़ी दी जाती है लिफाफे में, सब्जी और पूड़ी। तो खुली पूड़ी पे कुछ दरोगा जी ने मना किया कि ये मैं नहीं ले जाने दूँगा, जबकि वो नियम के हिसाब से सही था कि खुली चीज़ को लेके जाएगा। इसी बात में दूसरे बंदी के साथ, जिसकी तारीख भी नहीं थी, वो ऑफिस में काम करता था, उससे किसी बात पे विवाद कहासुनी हुई और उसी में धक्का मुक्की हुई। तब तक मुझे रिपोर्ट मिली तो मैंने आपको मामला शांत कराया और मैंने पुलिस वालों से कहा कि आपको जो भी करना है लिख के दीजिए, इसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाए। 21 महीने से हूँ, आज तक तो मुलाकात के लिए की कोई शिकायत आई नहीं मेरे पास, और ना ही कोई बाहर कोई किसी ने ये कहा कि हमसे पैसा मांगा जाता है। तो आप ये सवाल नहीं, उसके खिलाफ उसकी जो ऑफिस में काम करता था उसे हटा दिया गया, उसकी मुलाकात 15 दिन के लिए बंद की गई। जो भी जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर गांव में विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन के कारण गन्ने में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। वहीं किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इसे लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल ने मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने, जो हमारे भारत सरकार के एकमात्र कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जिन्होंने अभी अपनी यात्रा समाप्त की है, उनके बारे में कुछ ऊंचा सीधा कहा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो अपने से बड़ा हो या छोटा हो, शब्द जो है सम्मानित होने चाहिए। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो मोदी जी हैं, ऐसे ही यदि राहुल जी हैं तो वो राहुल जी हैं। और गणेश जोशी जी ने जो हमारे गोलजी की जो सवारी है, यानी जो घोड़ा गोलजी की सवारी है, उस पर उन्होंने अटैक किया था। इसलिए हम ये चाहेंगे कि उनको पद से बर्खास्त किया जाए। जैसे भाजपा के जो मंत्री हैं, जिन्होंने मतलब हम जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर सबको पता है कि जिन्होंने पशु हत्यारा जिनको कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए किया और जिन्होंने इस देश के लिए हमारे इंदिरा जी और राजीव जी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है ना, ऐसे लोगों को उन्होंने दूसरा नाम दिया। और देखिए ये इस तरीके की बयानबाजी इन लोगों के चरित्र में है कि ये लोग भाजपा के लोग निश्चित रूप से इसी तरीके की बयानबाजी से आगे बढ़े हैं और हम लोग इस बयानबाजी की निंदा करते हैं। और आज हमने गणेश जोशी जी का पुतला फूंका है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी बयानबाजी करने वालों को मुख्यमंत्री बर्खास्त करे। अन्यथा जो ये है कि यहाँ से जो राज्य का एक जो राजनीतिक माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग गणेश जोशी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने राजीव जी और इंदिरा जी की शहादत को मतलब जिसे कहते हैं कि बदनाम करने का काम किया, उसके लिए मुझे लगता है कि गणेश जोशी जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा। उन्होंने उनकी ऐतिहासिक रैली को एक ढोंग बताया है, जो उन्होंने उनके घुटने में दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा अभी संपन्न हुई है। और आज उन्होंने उनके घर में जो बलिदान दिए हैं, उनकी दादी ने जो बलिदान दिया, जो उनके पिताजी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया, उसके लिए उन्होंने उसको कह दिया कि उनके घर में हादसे होते हैं, उन्होंने इसको बलिदान का रूप दे दिया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय काम है, जो एक अशोभनीय और निंदनीय है। इतने राजसी और इतने क्रांतिकारी परिवार से वो रहे हैं। बचपन से उनका बचपन एक आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माता पिता के एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर वो एक छोटे बच्चे थे और उस उनके सर से पिता का साया उठ गया था और ऐसे परिवेश में रह के वो आज उसी आंदोलन में फिर से कूद पड़े हैं। तो वो एक हमारे लिए सबके लिए एक सराहनीय काम है, उनको सराहना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आज देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। शक्तिमान के हत्यारे जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, संकोचित बयान, उनकी मानसिकता और अपनता को दर्शाता है। इस तरह के बयान भाजपा के नेताओं को आदत पड़ गई है देने की। ये लोग पहले से भी सनातन धर्म को बदनाम करने की और शासक शहीदों का अपमान कर रहे हैं और ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर विरोध दर्ज किया है। ये उनकी मानसिकता बन गई है और इसलिए हमारी मांग है उनको मंत्रिपद से तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। सरकार के बजट पेश होने के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य जब जोशीमठ जैसी आपदा से गुजर रहा है और तब भी केंद्र सरकार की तरफ से वहां के लिए कोई अतिरिक्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र व राज्य की सरकार उत्तराखंड को लेकर कितने संजीदा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की झोली अभी भी खाली है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में तमाम रेल लाइन और व्यवस्था को चकाचौंध कर दिया है, लेकिन आज भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमेशा की भाजपा सरकार के बजट की तरह ये बजट भी अमीरों के लिए ज्यादा और गरीबों के लिए कम दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के भाजपा के नेता इसे सर्वसमावेशी बजट तो बता रहे हैं, लेकिन ये बताने में असक्षम है कि उत्तराखंड की झोली में क्या गिरा।
क्योंकि उत्तराखंड को बहुत सारी अपेक्षाएं इस बजट से थी। अभी अभी हम जोशीमठ के ताज़ा हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक केंद्रीय संस्थान की दरकार थी जो कि अध्ययन करे भूस्खलन और भूधसाव जैसी स्थितियों का और उसका समाधान निकाल के राज्य सरकारों को बताए। वहीं हमारी टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का क्या हुआ, हमारी डोईवाला से उत्तरकाशी रेलवे लाइन का क्या हुआ, हमारे जो जामरानी और सौंग बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो हमें पैकेज की दरकार थी उसका क्या हुआ। कृषि की आमदनी 2022 तक कहा गया था दोगुनी कर देंगे, सबको पक्के मकान 2022 तक दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी 2022 तक कर देंगे, गंगा साफ 2022 तक कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां 2022 तक दिलवा देंगे और गांव गोद लेने की बात, यानी कि रोज नए जुमले पर जुमले देती गई है सरकार। अर्थव्यवस्था आज नीचे गिरती चली जा रही है, जीडीपी में गिरावट देखी जा रही है, कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट है। उसके बावजूद भी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत क्यों नहीं मिल रही? रसोई गैस से मात्र शक्ति को क्यों नहीं आप राहत दे रहे हैं? आपने महंगाई से कितनी निजात लोगों को दी, चाहे वो दालें हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे वो तमाम कमोडिटीज़ हों, उन पर आपने कोई गिरावट नहीं। टैक्स स्लैब से जो उम्मीदें थी वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों को जिस तरह की संवेदनशीलता की अपेक्षा इनसे थी वो इन्होंने कहीं नहीं दिखाई। और जहाँ तक पूरे अगर समग्रता में देखा जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से तो उत्तराखंड को सौगात में कुछ भी नहीं मिला है। एक बार फिर उत्तराखंड की झोली खाली रह गई। इन्होंने डबल इंजन की सरकार मांगी, हमने ट्रिपल इंजन की सरकार इनको दी, लेकिन वो इंजन शायद उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लिया। एसएसपी अल्मोड़ा के कड़े निर्देशों के बाद अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान के चलते पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भद्रौज खान निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग बहन के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीबी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अब आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है, जिसको लेकर आप नेताओं के द्वारा प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहनिया की सहमति के बाद उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे समित टिक्कू को नई जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव और नैनीताल जिले के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का आदेश है कि हम पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेंगे। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम, वार्ड, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और पुरजोर तरीके से लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। उसी कड़ी में जो है कि हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं। आज हल्द्वानी में पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई समित टिक्कू जी को प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया गया है माननीय प्रभारी जी के अनुमोदन पर, और साथ में नैनीताल जिले का आपको सह प्रभारी भी, पहले से भी हमारे 2 सह प्रभारी है जिनको 3-3 विधानसभा दी है, लेकिन मेरे साथ में सहयोग करने के लिए भाई समित टिक्कू जी को भी नैनीताल जिले की सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरह से 2 व्यक्तियों को हमने जो है जिला सचिव नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो हम कहते आ रहे हैं आज से और 1 साल पहले, चुनाव से भी पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, पेपर लीक का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है, भाजपा और कांग्रेस जो है इसे दबाने का काम करते हैं और ये सिर्फ जो है राजनीति कर रहे हैं, बल्कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप भी जनता की आवाज़ बन करके लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं हमारी बातों को, तो हम लोग इसमें पूरा काम करेंगे। निकाय चुनाव में हम बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का, भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी का, और इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी हैं मैं
बहुत अच्छे से इनका निर्वाह करूंगा। और एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। सरकार की विफलताओं को जिस तरीके से जितने भी सारे प्रकरण हैं, चाहे वो जोशी मठ का प्रकरण हो, चाहे अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, चाहे वो नौकरियों को लेके जो भी जिस तरह से संवेदनहीनता सरकार की दिखती है, हम जनमानुष तक पहुंचाएंगे और एक जो विफल राज्य से सफल राज्य की ओर ले जाने का हम पूरा का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, एक साफ और स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट का हम अतिशीघ्र जो है वो चयन करेंगे, जिसमें हम पूरी अपनी सेंट्रल कमेटी की भी हेल्प लेंगे। और जैसे आपको विदित है कि हम यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जब एक ये सारे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे तो यकीन मानिए कि एक नए नैनीताल का, नए हल्द्वानी का और नए उत्तराखंड का उदय होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आम बजट को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उस बजट में मध्यम वर्गीय व आम जनता का खास ख्याल रखा गया है और बजट में मिली छूट जनता को लाभ देने वाली होगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, सुदृढ़ लोकवित्त और सशक्त वित्त 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर सभागार पहुंचकर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा अधिकारियों को बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले के डीएम युगल किशोर पंत सहित जिला विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी चल रही है। जो पार्किंग वाली बात आपने उठाई, उसमें यह है कि जो 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट एरियाज हैं कमर्शियल, उसमें पार्किंग के लिए कोई शुल्क लिया जाना है। तो निर्णय लिया गया कि इसमें जो सर्कल रेट है उस जगह का, उसका 10% इसको हम लेंगे। लेकिन कहीं पे अगर ये धनराशि बहुत कम आ रही है 10% के हिसाब से, तो न्यूनतम इसको 50,000 फिक्स किया गया है। नैनीताल में भी इसको 50,000 फिक्स किया गया है। और कुछ इस तरह के प्रपोजल्स थे जहाँ पे कि कुछ छूट है जो बोर्ड की ओर से अनुमति थी, जैसे पेट्रोल पंप्स के केस में है। कुछ एक जगहों पे जहाँ पे मौके पे कोई घर बनाना चाहता है लेकिन वो ज़मीन कमर्शियल है, उस तरह की प्रपोजल्स को अनुमति दी गई। उधम सिंह नगर जनपद के 2 अलग अलग थाना पुलिस ने 50,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को 1 किलो 700 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तीसरे व्यक्ति गुरुदेव सिंह नाना मक्ता से चरस की खेप लाना ज्ञात हुआ। आरोपी की तलाश में आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा गया था। इसके बाद आज आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ और अभियान चलाना है। इसके तहत है अपराधियों की धरपकड़ में हमारा उधम सिंह नगर पुलिस को बहुत अच्छी सफलता उपलब्ध हुई है। कुल अलग अलग थानों से 2 25,000 की इनामी 2 25,000 की अलग अलग इनामियों को हमने पकड़ा है, जिसमें थाना पुलबट्टा द्वारा अपने 25,000 का इनामी है उसको पकड़ लिया गया है। और जिसका नाम गुरुदेव सिंह पुत्र अवतार सिंह है। वो पूर्व में एनडीपीएस का बहुत सारा काम करता था, कमर्शियल क्वांटिटी का, और वांटेड भी चल रहा था। इसी प्रकार एसओजी की टीम की मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन की कार्रवाई के दौरान तो कुल एक किच्चा थाने का 25,000 का इनामी है, उसका नाम है करण है। उसका फादर जो है सुखविंदर उर्फ सुक्का, आप सबको पता होगा, वो सुखविंदर उर्फ सुक्का जो है ट्रांजिट कैंप की लूट में और अन्य वारदातों में वांटेड चल रहा था। वो खुद ही 20,000 का इनामी है। 9 मुकदमे है उस पर, और बेटे पे भी 2 अलग अलग मुकदमे हैं और वो वांटेड चल रहा था। वो 25,000 का इनामी था और उसको भी हमने आज गिरफ्तार कर दिया है। इस प्रकार 2 25,000 की इनामी की गिरफ्तार हुआ है। बिना टैक्स दिए राज्य में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों की ट्रैकिंग के लिए अब संभागीय परिवहन विभाग उधम सिंह नगर जनपद के 4 चेक पोस्टों में हाईटेक कैमरे लगाने जा रहा है। इन कैमरों की मदद से न सिर्फ बिना टैक्स दिए राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि वाहन की डिटेल भी मिल सकेगी। इसके अलावा भी अगर वाहन पकड़ में नहीं आता तो राज्य से बाहर जाने पर कैमरा कैलकुलेशन कर वाहन का चालान भी कर देगा।
संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। परिवहन विभाग द्वारा योजना बनाई गई है। ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास हैं। ये हमारे जो भी बॉर्डर एरियाज़ में हमारी चेक पोस्ट स्थापित हैं उन सब में ये स्थापित किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो भी गाड़ियां बाहर से आएंगी, अगर उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है उत्तराखंड का, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से डिटेक्ट होकर हमारे एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को सबको उसका नंबर मिल जाएगा कि ये गाड़ी एंटर हो चुकी है विदाउट टैक्स। और अगर वो पकड़ में नहीं आती है तो उसके बाद उसका ऑटोमेटिक चालान कर दिया जाएगा। तो जीएसटी से भी वो किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें जो विभाग जिनका इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जो, उनसे भी इसकी जो है डिटेल शेयर की जाएगी। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम की आमम पोखरा रेंज में एक मादा गुलदार का शव मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। बुधवार को गुलदार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान मादा गुलदार के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टि में यह गुलदार की मौत बाघ के संघर्ष होना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। संवाददाता कैलाश सियल की रिपोर्ट। आम पोखरा रेंज में जो हमारा वो आर्मी एरिया है, वहाँ पर एक मादा गुलदार का शव कल हमारे सूचना प्राप्त हुई, तो वो लोग हमारे स्टाफ ने उसको रिकवर किया। तो मादा गुलदार के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा घाव के निशान और उसको दूसरे जानवर द्वारा खाया हुआ देखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े जानवर का मौत टाइगर के द्वारा उसको मारा गया। बाकी जो मृत्यु के वास्तविक कारण है वो पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। उसका पोस्टमार्टम के उपरांत ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने मांगे पूरी न होने पर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों के धरना प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से बाहर रहे और कार्यालय का कार्य प्रभावित रहा। आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये जो प्रधानों की पिछले काफ़ी समय से मांगे चली आ रही है। एक तो जो मनरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू किया है, उसको लेकर जो बहुत समस्याएं आ रही हैं। नेटवर्क को लेकर जो इतनी बड़ी समस्या है कि वो हो ही नहीं पा रहा है। पंचायतों में सुबह की अटेंडेंस लग गई तो शाम की नहीं लग पा रही है, तो मज़दूर तबका जो है बहुत परेशान हो रहा है। दूसरा नंबर, जो मनरेगा को लेकर नई रोज़ कानून बने जा रहे हैं, जटिलताएं आ रही हैं और ये 20 काम लगातार 20 काम से ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं। जो 20 काम रनिंग में है तो 21वां काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं और एक साल में फाइलें क्लोज ही नहीं हो रही हैं, तो नया काम कैसे लगेगा? जब तक पेमेंट नहीं होगी तो फाइल क्लोज होगी नहीं, और पेमेंट 1 साल में आए 1.5 साल में आए कोई पता ही नहीं है। तो काम पूरी तरह जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं, काम हो नहीं पा रहे हैं। दूसरा नंबर, अभी ये जो हमारे कूड़ा निस्तारण के लिए डस्टबिन वगैरह जो लगाई जा रही हैं, तो हमारी मांग है कि उसके लिए एक अलग से, जैसे कि कुछ पंचायतें तो SLMW से पहले स्वजल से डस्टबिन वगैरह पा चुकी हैं, और जो पंचायतें चयनित नहीं हुई वो उन पंचायतों का है कि अपने वित्त से वो व्यवस्था करें। हमारी पंचायतों का वित्त इतना है ही नहीं, और पहली बात तो आया ही नहीं है। 2-2, 3-3 किस्तें हमारी ड्यू पड़ी हैं, आई नहीं है, तो वो व्यवस्था जो है पंचायत स्तर से करना नामुमकिन है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अलग से उसका कोई फंड बनाकर उसकी व्यवस्था करे, पंचायतों से ना कि वो कर पाए। पंचायतों में और काम होने वाले बहुत हैं। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।